Hello, everybody. My name is Vishal, and I'm a research analyst at Stockbox Technology. Stockbox is a SEBI-registered research firm, and welcome to Stockbox Presents Business Standard Analysis video. यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. सो आवर गोल इज कि हम आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सिर्फ चुनें और समराइज करके आपको इनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करें और आपको बताएं. तो यहाँ पे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे रिटेल इन्फ्लेशन से. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर जो नए लो पे आ चुकी है इस वक्त, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इंडिया लुक्स एट रशिया फॉर रेयर मिनरल माइनिंग टेक. इंडिया रशिया से हेल्प लेना चाहता है रेयर मिनरल्स को माइन करने की टेक्नोलॉजी के लिए. यूरोपियन यूनियन ने चाइनीज ईवी कार्स पर 38% तक का टैरिफ लगा दिया है. ये डिस्कस करेंगे. यूएस के महंगाई दर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम फिर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के डिफेंस बजट को, जहाँ पे 15% की इंक्रीमेंट हुई है. इसके अलावा कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इंटरनेशनल होंगे. तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से. पहला आर्टिकल है सबसे पहले हमारे पॉकेट से रिलेटेड. ये है महंगाई दर के बारे में, और कई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहता है. आजकल आप महंगाई देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है. ओवरऑल अगर आप फूड आइटम से देखें तो नॉन फूड आइटम्स दोनों जगह पे अच्छा खासा एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है. सो इसका क्या रीज़न है और आगे क्या राहत मिल सकती है, आइए जानते हैं. रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स टू 12-month लो ऑफ 4.75%. अगर रिटेल इन्फ्लेशन का आप डेटा चेक करें तो 4.75% पे आ चुका है, जो एक साल का लो है. तो महंगाई दर को हम किससे आंकते हैं? हम आंकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से. ठीक है, ये आप समझिए कि एक इंडिकेटर है जिसे हम यूज करते हैं ये गेज करने के लिए कि महंगाई इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है. तो ये एक साल के लो पर आ चुका है, जो है 4.75%. मई के महीने की ये बात हो रही है. क्यों आया है ये लो पे? इसका रीजन क्या है? सबसे पहला इसका रीजन है सॉफ्टनिंग कोर एंड फ्यूल इन्फ्लेशन. देखिए, फ्यूल तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम में क्योंकि कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं देखी गई, जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो पाया यहाँ पे. और यहाँ पे कोई बड़ा सेटबैक भी हमें नहीं लगा, जैसा बीच में लग रहा था कि हो सकता है. गाजा और इसराइल के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल ओवरऑल क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ऊपर चले गए थे अचानक से. तो हमें लगा कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हम वहाँ से वापस फिर बच गए और पेट्रोल डीजल के दाम फिर सेटल हो गए नीचे. तो फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो अभी भी एलिवेटेड है, क्योंकि कई लोग कह रहे होंगे भाई एक साल के लो पे आ गई है महंगाई दर. आलू प्याज तो इतने महंगे हो गए हैं, सब्जियां इतनी महंगी हो गई, लेकिन देखिए फूड इन्फ्लेशन अभी भी है ऊपर. इस आर्टिकल का खुद ये कहना है फूड इन्फ्लेशन मतलब जो हमारे खाने की चीजें हैं वो. यहाँ पे सेपरेटली अगर आप देखें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, तो इन्हें आप ध्यान रखिए. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. कोई बोल रहा है कि भाई इंडिया में प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है? क्या आप जाके गिन रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि कहाँ कितना पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, आपको डेटा कोट करना होगा और तर्क यूज़ करना होगा, और आप यूज़ करेंगे इस डेटा को कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखिए ये मॉडरेट हुआ है टू 5%. इन्फ्लेशन देखिए ये आया है 4.7%. तो ये डेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है. तो वैसे ही ये मॉडरेट हुआ है टू 5% इन अप्रैल फ्रॉम अपवर्डली रिवाइज्ड फिगर ऑफ 5.4%. 5.4% से मॉडरेट होकर आया 5% पे. तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेन डेटाज है वो यही रिलीज करती है. यहाँ पे इन्होंने शो किया कि फूड इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है, ये नीचे आने का नाम ही नहीं लेके दे रहा. सब्जियां महंगी ही है, सस्ती नहीं हो रही. कभी एक सस्ती होती है तो दूसरी महंगी हो जाती. तो देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? महंगाई दर जो फूड से रिलेटेड है, खाने पीने की जो चीजें हैं, सब्जियां हैं, पल्सेस है, इन ये बड़ा मुसीबत क्रिएट कर रहा है हमारे लिए. यहाँ पे आप देखिए सीरियल्स के दाम मतलब 8.69%. एग्स, अंडे, इस बार गर्मियों में भी आप देखेंगे कि एग्स महंगे हैं. मैं कल ही लेकर आया हूँ. सो यू कैन कंपेयर कि सर्दियों में एग्स महंगे हो जाते हैं एंड गर्मियों में एग्स हमेशा सस्ते हो जाते हैं. बट वी आर नॉट सीइंग अ रियली बिग करेक्शन. फ्रूट्स आप देखिए, कई लोगों का अगर आप ओवरऑल फ्रूट कंजप्शन देखेंगे इंडिया में बहुत कम हो गया है पहले से, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट्स है वो भी इस वक्त सस्ते नहीं हो रहे हैं. पल्सेस आप रियलाइज कर रहे हैं 17% इन्फ्लेशन है पल्सेस का. दाल से लेके बाकी जितने भी पल्सेस हैं बहुत एक्सपेंसिव है इस वक्त. एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे
27.3%। ऑल्दो सब्जियों के दाम कम हुए हैं पिछले महीने से, लेकिन फिर भी डबल डिजिट ग्रोथ है सब्जियों के दाम में, करीब करीब 27%। बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि जितने भी आम जनता है, नॉर्मल लोग हैं, इनका कंजम्पशन अच्छा खासा होता है ओवरऑल इनकम से। स्पेशली जिनकी लो इनकम है, उनका इनकम का बड़ा परसेंटेज खाने पे लगता है, बड़ी फैमिलीज है जिनकी। सो ये अगर 27% की दर से बढ़ जाए तो बहुत बहुत बड़े सेटबैक होता है ये। आप स्पेशली देखेंगे लोअर क्लास पीपल के लिए, जो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं। तो प्रोटीन रिच इनकम आइटम जैसे कि मीट और फिश, यहाँ पे 7.28%, और शुगर और मिल्क का भी आप देखेंगे डी एक्सेलरेट हुआ है, मतलब महंगाई दर कम हुई है यहाँ पे। तो रजनी सिन्हा जो चीफ इकोनॉमिस्ट है केयर रेटिंग्स में, उनका ये कहना है कि फ्यूल और लाइट कैटेगरी यहाँ पे -3.83% जहाँ पे है, ये डिफ्लेशन में रहा है, ठीक है। और कोर इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन में से ना, आप देखिए मैं हर बार ये हर वीडियो में बताता हूँ, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है इसमें से माइनस कर दीजिए सब्जियों के, खाने के, पल्सेस के दाम, फूड के दाम और फ्यूल, पेट्रोल डीजल को भी हटा दीजिए। तो इसके बाद जो बचता है वो क्या बचता है? कोर इन्फ्लेशन। ये आया कोर, तो हर जगह कोर लिखा रहे तो इसे प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये है कोर इन्फ्लेशन। यहाँ पे ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ये भी सही रहा है। एंड फूड इन्फ्लेशन सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न रहा है हमारे लिए, जो कि हमने पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया कि सब्जियों के दाम और खाने पीने की चीज़ों के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे और बढ़ना भी नहीं रोक रहे। आते हैं अगले आर्टिकल पे, इंडिया लुक्स एट रशिया फॉर रेयर मिनरल माइनिंग टेक। अब ये किस चीज़ की बात हो रही है? रेयर क्या है यहाँ पे? टेक्नोलॉजी रेयर है या वो मिनरल रेयर है? मैं आपको बता दूं, पिछले 100 साल में अगर आप देखें तो वो कंट्रीज जिनके पास पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल था, ये बहुत ही पावरफुल रही है ओवरऑल दुनिया की पॉलिटिक्स में। इनकी जीडीपी भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन इनके पास एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को चाहिए, जिसके बिना किसी का गुजारा नहीं हो सकता, राइट। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम तो इलेक्ट्रिक कार्स पे स्विच कर रहे हैं, और पेट्रोल डीजल वैसे ही कुछ सालों में तो खत्म हो ही जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस सेंचुरी में हम आखिरी लोग होंगे जो ये यूज़ कर रहे होंगे, इसके बाद शायद हम यूज़ ना करें जैसे हम यूज़ करते हैं आजकल डेली यूज़ में पेट्रोल और डीजल को और केरोसिन को। अब देखिए तो 100 साल में इंपॉर्टेंट क्या है? फिर अगले 100 साल में लोग कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए मेटल्स, ठीक है। मेटल्स इंपॉर्टेंट होंगे, और इन्हें हम बोलते हैं मेटल्स एंड मिनरल्स, जिनसे गाड़ियां चलेंगी, जिनसे गाड़ियां बनेंगी, जो आपके बैटरी में यूज होते हैं, जो चार्जर में यूज होते हैं, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो यहाँ पर एनर्जी को आप जब प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा गोल है रिन्यूएबल एनर्जी बनाए, तो उसे बनाएंगे हम, तो उसे स्टोर करेंगे बैटरी में, उसे चलाएंगे कार में, तो कार में बैटरी चाहिए, राइट। तो हर जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? इन चीजों को बनाने के लिए लगता है क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल मेटल्स। तो अगले 100 साल जिसके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी और मेटल और मिनरल्स होंगे जिसके पास सबसे ज्यादा, वो राज करेगा पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर पे, राइट। एनर्जी जो हर एक कंट्री के लिए, हर एक इंसान के लिए एसेंशियल है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया चाहता है कि वो क्रिटिकल मिनरल को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी हासिल करे, और इसके लिए बायलैटरल मीटिंग चल रही है रशिया से। बायलैटरल मतलब दो लोगों के बीच में जब मीटिंग होती है इसे बायलैटरल बोलते हैं, और दो से ज्यादा होते हैं तो ट्राइलैटरल, और उससे ज्यादा होता है तो मल्टीलैटरल। तो यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड की बात पता चली, और ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया ताकि हम कोई एडवांस टेक्नोलॉजी को सिक्योर कर सके, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करें, प्रोसेस करें, जो हमारे हाई टेक्नोलॉजी के लिए, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिए, डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रशिया से यहाँ हम इस चीज़ के लिए मदद लेना चाहते हैं। और ओवरऑल मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो मेटल्स, मिनरल्स, ये कंपनीज हैं, इनमें एक अलग ट्रेजेक्ट्री हमें दिखाया पिछले 1 साल में, 2 साल में। आप देखेंगे बहुत ही अलग टाइप का हमें अब एक नैरेटिव देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी इनकी रही है, बट आगे ये किस तरीके से पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं, ये इन कंपनीज पे डिपेंड करता है। तो पहला राउंड जो था इस डिस्कशन का, ये इस मंथ हुआ था अभी, जहां हमने बताया कि हम कोलैबोरेशन भी चाहते हैं और हम टेक्नोलॉजी भी हासिल करना चाहते हैं। और ये तब हो रहा है, इस वक्त हो रहा है जब इंडिया बात कर रहा है सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भर होने की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिग्निफिकेंट मिनरल डिपॉजिट्स इंडिया में है, राइट, पोटेंशियल है, लेकिन इसको यूज करने के लिए अगर ये टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए तो हम अनकवर कर पाएंगे बहुत ही और बढ़िया डिपॉजिट्स, और ये जो डिपॉजिट्स इनको और बढ़िया तरीके से यूज कर पाएंगे हम अपने रिसोर्सेज को भी। तो
यहाँ पे आप देखिए रशिया के पास सेवरल लीडिंग माइनिंग कंपनीज है, राइट, क्योंकि रशिया एक बहुत ही आप कह सकते हैं रिसोर्स रिच कंट्री है। इनको भगवान ने सारे रिसोर्सेज दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच है, तभी पूरी दुनिया से लड़कर भी अकेले वो सर्वाइव कर लेता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक कंट्री में क्या है, एक कंट्री आराम से सर्वाइव कर सकती है अगर उसके पास इतना खाने की चीज़ें हैं और एनर्जी है कि उसके लोग एक दूसरे से लड़ने ना लगे, सिविल वॉर ना हो जाए। तो अगर लोगों का पेट भरा है तो आप बाकी कंट्री से चाहे वॉर पे हो, कैसे भी रिलेशंस रखो, आप कंट्रोल कर सकते हो अपने पॉपुलेशन को। और ये दो चीज़ें इनके पास भरपूर है, खाना और एनर्जी उस खाने को कन्वर्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम इनसे मदद लेना चाहते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, ये अच्छे से वर्क भी करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज पे जो माइन कर पाए इनके रिसोर्सेस को। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज से बात चल रही है, काफ़ी बड़े कोलैबोरेशंस की बात चल रही है, और इस आर्टिकल में कई सारी कंपनीज के नाम भी लिखे हैं। देखिए, मेजर स्टील माइनिंग कंपनी, कोल सप्लायर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोल एंड आयरन माइनिंग, यूरल माइनिंग, मेटलर्जिकल कंपनीज, सब कुछ है रशिया के पास। तो अब आते हैं आर्टिकल के आखिरी इंपॉर्टेंट हिस्से पे, वो क्या है, क्विड प्रो क्वो। जितने भी लॉ से रिलेटेड लोग हैं, इन्हें पता होगा क्विड प्रो क्वो का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि बदले में क्या मिलेगा मुझे। तो बदले में ऑफ कोर्स रशिया को भी कुछ चाहिए होगा। तो माइनिंग पार्टनरशिप जब हम रशिया के साथ करेंगे तो इसके मेजर इम्प्लीकेशंस होंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पुश के लिए। क्या? सबसे पहले तो कि इंडिया सिक्योर करे नए सोर्सेस एनर्जी के और मिनरल्स के, ठीक है, इन रिटर्न फॉर माइनिंग टेक्नोलॉजीज, और रशिया इज कीन ऑन अट्रैक्टिंग इंडियन इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहले देखिए, हम शुरुआत से इसे एक बार पॉइंट्स में लर्न करते हैं कि रशिया के साथ पार्टनरशिप होगी तो काफ़ी मेजर इम्प्लीकेशंस होंगे रशिया की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पुश पे। मतलब नया सोर्स मिल जाएगा एनर्जी और मिनरल्स का। दूसरा, इन रिटर्न रशिया को चाहिए इंडियन इन्वेस्टमेंट्स उसके फार ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि देखिए रशिया बहुत बड़ा है और हर एक कंट्री का ना एक ऐसा रीजन होता है जो थोड़ा अंडर डेवलप्ड होता है। जैसे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, है ना, हार्ड भी है, काफ़ी ईजी भी नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट करना। चाइना को देख लीजिए आप, कुछ स्टेट्स मतलब कितना लोप साइडेड है, कुछ जगह ऐसा है जो बिल्कुल बंजर है, अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वैसे ही रशिया में, क्योंकि आप ईस्टर्न रशिया अगर आप देखेंगे तो बहुत एक्सट्रीम वेदर है वहाँ पे, बहुत ही एक्सट्रीम वेदर, जिसे हम साइबेरिया बोलते हैं। और रशिया चाहता है उस जगह को डेवलप करना, लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चाहिए। 10 रुपये में जितना काम आप मॉस्को जैसी जगह पे और दूसरी जगहों पे कर सकता है, वहाँ पे 100 रुपये की लागत चाहिए उतने डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे इंडिया से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम वहाँ पर निवेश करें, हमारे कॉरपोरेट्स वहाँ पे निवेश करें। और ये टॉक्स स्पेसिफिकली एक्सेट हुए हैं 2019 से। तो जब यहाँ पे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में इंडिया ने ज्वाइन किया था, जब बात की, तब ये सारे डिस्कशंस शुरू हुए कि इसे किस तरीके से आगे ले जाए। तो एक तो इन्वेस्टमेंट्स और रशिया, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो उसे लगता है कि इंडिया से मांग सकता है, तो वो ज़रूर यहाँ पे नेगोशिएट करेगा। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, यूरोपियन यूनियन टू हिट चाइनीज इलेक्ट्रिक कार्स विद टैरिफ्स ऑफ अप टू 38%। अब देखिए, जो चीज़ें इंडिया कर रहा था ना, इस मामले में इंडिया ने लीड कर दिया है पूरे दुनिया को, ठीक है। इंडिया ने टैरिफ्स लगाया चाइनीज कंपनीज पे, बैन किया चाइनीज ऐप्स को, और अब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा चल रहा है। यूएस देखिए टिकटॉक को बैन करने में कितने दिन तक लगा रहा। इसके अलावा टैरिफ्स तो लगाए उन्होंने चाइनीज कंपनीज पे। अब यूरोपियन यूनियन ने भी यही किया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि 38% का टैक्स लगेगा उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो चाइना से आएंगी। तो उन्हें ईवी तो चाहिए, उन्हें क्लाइमेट चेंज पे काम करना है, लेकिन उन्हें टेक्नोलॉजी चाइना की नहीं चाहिए, ठीक है। इनका ये कहना है कि इन्हें ये टैक्स लगाएंगे चाइनीज कार्स पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी वो भी। यहाँ पर इससे क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है इस वक्त, हम ट्रेड वॉर बोलते हैं इसे, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यूरोप में कॉस्ट ऑफ सेलिंग कार्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी कंपनीज जैसे कि BYD के लिए और टेस्ला के लिए भी, क्योंकि मैं आपको बता दूं टेस्ला भी कार्स चाइना में बना रही है और उसे एक्सपोर्ट कर रही है यूरोप में। तो ये कोई बहुत बढ़िया खबर नहीं है टेस्ला के लिए भी, ठीक है। तो इस ब्लॉक ने फॉर्मली नोटिफाई किया है BYD को और दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनीज को कि इस तरीके की टैक्सेस लगाई जाएंगी यहाँ पे। और क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इसमें। कोई एक कंट्री इतना आगे निकल जाए जो आपके दोस्त ना हो, तो आपको भी डर लगेगा। तो यूएस जब टेक्नोलॉजी इसमें आगे निकलता है तो उसके एलाइज कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उसके पास बहुत सारे एलाइज हैं, राइट। पूरा ऑलमोस्ट आधा यूरोप उसका एलाई है। उसके अलावा और भी कंट्रीज में आप देखिए यूएस के एलाइज की कमी नहीं है।
लेकिन चाइना जब ऐसा करता है तो चाइना के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे अच्छे नहीं है, बहुत स्पेसिफिकली एक दो कंट्रीज है जिससे उनके अच्छे रिलेशंस है। तो सब लोग आप देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करने लगता है, और ये टैरिफ जो लगा है ये इसी का रिजल्ट है। तो चाइना की ईवी कार्स हैं बहुत सस्ती है, बहुत बढ़िया रेंज है एंड अच्छी क्वालिटी भी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कॉस्ट के बेसिस पे भी ये डिफीट कर देती है सारे कंपेटिटर्स को। और सोलर एनर्जी में भी पहले ये हुआ था, सोलर एनर्जी में यूएस में बहुत क्रेज था, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए गए, लेकिन चाइना ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे दुनिया के सोलर एनर्जी मार्केट को। इतने सस्ते दाम पर उन्होंने चीज़ें लॉन्च कर दी, चाहे सोलर पैनल्स हो या कोई भी टेक्नोलॉजी। तो यही डर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, तो यहाँ पे इसीलिए इतने बड़े टैक्सेस लगाए जाएंगे। यूएस इन्फ्लेशन ब्रॉडली कूल्स इन एनकरेजिंग साइन फॉर फेड ऑफिशियल्स। अब बात कर रहे हैं हम यूएस के महंगाई दर की, क्योंकि यूएस में जो महंगाई दर थी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई पूरी दुनिया के लिए, ना कि सिर्फ यूएस के लिए। तो जो महंगाई दर करीब 2% रहती थी वो एक वक्त बढ़ के 9% तक चली गई थी। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए क्या किया गया, ब्याज दर को बढ़ाया गया, लोन्स को महंगे किए गए कि भाई खर्चा कम हो, ठीक है, और डिमांड कम हो, और चीज़ों के फिर रेट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए फिर से। तो क्या हो रहा है, अब हम दोबारा से उसका उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब महंगाई दर को हम कंट्रोल करेंगे तभी हम इंटरेस्ट रेट को भी नीचे ला पाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंटरेस्ट रेट इतना महंगा हो कि आदमी घर जो पहले 2% 1% पे लोन ले रहा था वो 10% पे ले बेचारा, राइट। तो यूएस में 10% नहीं, लेकिन 7 से 8% तक के इंटरेस्ट रेट हो गए थे अगर आप घर खरीदें या कार खरीदे, जो पहले सिर्फ 1 या 2% हुआ करते थे। उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। क्या हुआ यहाँ पर, यूएस इन्फ्लेशन, जैसे हम अभी इंडिया की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे यूएस में हमें दिखा कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है डेटा वो अच्छा आया है। तो ईयर ऑन ईयर अगर मेजर देखें तो ये बढ़ा है 3.3%, और ये कूल हो रहा है टू द स्लोएस्ट पेस इन मोर देन 3 years। तो कूल होने का पेस यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है जितना लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट इट्स ऑल्सो नॉट बैड। पॉलिसी मेकर्स क्या बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिसी मेकर्स स्ट्रेस कर रहे हैं कि उनको कई महीनों तक प्राइस प्रेशर को ऐसे ही गिरते हुए दिखना होगा, तभी ये आपके ब्याज दर को कम करेंगे। जो आपके होम लोन्स और आपके कार लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट के जो लोन्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, तभी कम होंगे जब ये कुछ महीनों तक नीचे आएगा, क्योंकि इन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट को हो सकता है नीचे लाए, ब्याज महंगाई फिर से बढ़ जाए, लोग फिर से बहुत ज़्यादा खर्च करने लगे। तो इसीलिए ये एक्चुअली वेट करना चाहते हैं कई महीनों तक, उसके बाद जब ये बिल्कुल श्योर होंगे तभी ब्याज दर ये नीचे लेकर आएंगे। अगला आर्टिकल है, पाकिस्तान हाइक्स फाइनेंशियल ईयर 25 डिफेंस बजट बाय 15%। कल ही हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान की जीडीपी के डेटा बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है, कोई बढ़िया ग्रोथ नहीं है, इनके ऊपर उधार बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आज हम सुन रहे हैं कि इस कंट्री का डिफेंस बजट 15% से बढ़ गया, जीडीपी भले ही बढ़े या ना बढ़े। तो ऐसा ही होता है जब देखिए, जब इकोनॉमिस्ट और पढ़े लिखे लोग आपकी कंट्री के डिसीजन नहीं लेते हैं। तो पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि 15% हाइक होगा डिफेंस स्पेंडिंग में। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, और पिछले साल ही इन्होंने आईएमएफ से बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करके, हाथ पैर जोड़ के इन्होंने लोन सिक्योर किया, कितनी सारी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ा है, ठीक है। और अब ये क्या कर रहे हैं, 15% से अपना डिफेंस बजट बढ़ा दे रहे हैं। तो अभी इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, एंड जो भी एलोकेशन थी पिछले साल उससे 15% ज़्यादा एलोकेट कर दिया है जीडीपी, ये ओवरऑल डिफेंस के लिए। अगर जीडीपी का हिस्सा देखें तो औरंगजेब गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट ने सेट किया 3.6% जीडीपी ग्रोथ टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये तो टारगेट देखिए अचीव होगा या नहीं पता, क्योंकि इस बार भी जो एस्टिमेट्स थे इस बार उन्होंने वो मिस कर दिए। देखिए 2.38% ही ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर किया है। डिफेंस बजट को 15% से बढ़ा देना इज ऑल्सो नॉट अ वेरी क्लेवर डिसीजन। इसके अलावा आप देखें कि नए टैक्सेस भी ऑफकोर्स लिवाई किए जाएंगे, एंड फिस्कल हालत अभी पाकिस्तान की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओवरऑल उनके करेंसी को अगर आप देखें, सिर्फ अभी गूगल कीजिए पाकिस्तान की करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट, तो आपको पता चलेगा कि करेंसी नहीं, ऐसा लगता है क्रिप्टो करेंसी ही है। मतलब इस टाइप की आपको वॉलेटिलिटी देखिएगी। बिटकॉइन भी नहीं, मैं कहूँगा किसी ऑल्ट कॉइन की तरह 50% ऊपर चला जा रहा है, 50% नीचे चला जा रहा है, इस तरीके से इसकी मूवमेंट रही है। तो ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन है इस वक्त, बट ऑफ कोर्स वी कैन नॉट स्टॉप इट और नोबडी इन पाकिस्तान कैन चेंज दिस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।